प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुका हूँ, जो कि 3 मार्च 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपने वाला है। और बच्चों, यकीन मानो, इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी का बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स पक्का हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। और अब की बार के बोर्ड के पेपर में हमारा टारगेट भी है कि हर एक बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स अचीव करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे माँ तेरे पसीने को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, ये तेरा शेर शेरनी अब की बार के बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स पक्का लाएगा। ठीक है, आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं और यही सब सारे बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को टॉप 20 MCQ करवाने वाला हूं, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो, अंत तक देख लेते हो, समझ लेते हो, तो बोर्ड के पेपर में इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, और अब की बार आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना। ठीक है, आइए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पेरिस की संधि, वर्साय की संधि, या वियना की संधि, या कस्तूनतुनिया की संधि? यहाँ पे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट में इसका कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन कि निम्न में से किस संधि के अनुसार, या किस संधि के बाद, या किस संधि के फलस्वरूप जो भी यूनानी थे उनको अपने देश से क्या मिल गया था? मान्यता मिल गया था। ये हुआ था बच्चों कस्तूनतुनिया की संधि के फलस्वरूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? यह कथन किसने बोला था भैया बताओ? मैटरनिख ने बोला था कि काबूर ने बोला था कि बिस्मार्क के द्वारा बोला गया था कि मैथ्री ने बोला था? जल्दी जल्दी कमेंट में छाप करके बता दो कि यह किसका कथन है, सही सही बताना। ठीक है, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने बोला था भैया? ये बोले थे मैटरनिख ने। किसने बोला था? मैटरनिख के द्वारा ये कथन बोला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? सन 1919 में, सन 1920 में, सन 1922 में, या सन 1923 में? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना फाइनल स्कोर भी जरूर बताइएगा कि आप 20 में कितना आंसर गलत किए, कितना सही किए हुए। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया था भैया? ये किए थे सन 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? रालेट एक्ट की घोषणा के बाद, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन के आगमन से, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत? बता दो। अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? यह किया गया था नमक कानून तोड़ कर किया गया था। कब? नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत स्टार्टअप किया गया था। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो एक बार प्यार से महाकाल का नाम लेकर के लाइक कर दो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश अपने धनी देश माने जाते थे? जापान और भारत, फ्रांस और अमेरिका, चाइना और भारत, या चाइना और इटली? जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे धनी देश माने जाते हैं? सबसे पहले चीन माना जाता था, उसके बाद इंडिया का नाम आता है। ठीक है, जिसको उसी टाइम भारत को क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया बोला जाता था। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया नहीं? अगर समझ में आ गया तो एक बार महाकाल के नाम पर लाइक कर देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? भैया बताओ, IUCN, WTO, या UN, या FAO? जल्दी बता दो भैया क्या होगा? संकटग्रस्त जातियों की सूची में निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? ये तैयार करती है IUCN तैयार करती है। कौन तैयार करती है? IUCN के द्वारा ये जाति तैयार किया जाता है, ये लिस्ट तैयार किया जाता है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, देखो समझो सबसे पहले बात को, क्या पूछा गया है क्वेश्चन, सबसे पहले समझो। क्वेश्चन समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, तब तक समझ में आएगा नहीं तो फिर कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। गलती हो जाएगी, गलती नहीं करना, आराम से क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही हल करना है, ठीक है। और अब की बार के बोर्ड के पेपर का टारगेट भूलना नहीं है, 95% का टारगेट है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि काले दस्ताने और बंधी मुठिया, काले दस्ताने और बंधी मुठिया किसकी प्रतीक है। माने काला दस्ताना और बंधी मुठिया किसका चिन्ह है, यह हमें बताना है। क्रोध की है कि शांति की है कि अश्वेत शक्ति की है कि खुशी की है। जल्दी जल्दी बता दो, अगर इसका आंसर पता है तो तुरंत बता दो। काले दस्ताने और बंधी मुठिया किसका प्रतीक है, यह है अश्वेत शक्ति की, अश्वेत शक्ति की प्रतीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे। अमेरिका सामाजिक विभाजन के रीजन क्या था, इसी के बारे में हमें बताना है, ठीक है। अमीर और गरीब थे कि आधुनिक तथा रूढ़िवादी थे कि श्वेत और अश्वेत थे कि नॉन ऑफ दिस थे, इनमें से कोई नहीं थे। जल्दी जल्दी बता दो, अगर इसको आंसर पता है तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्या पूछा गया है कि अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे, तो इसका रीजन हो जाएगा श्वेत और अश्वेत ही, ठीक है। दो लोग थे, एक थे श्वेत और दूसरा का क्या थे, अश्वेत थे। इन्हीं की वजह से क्या हो गया था, अमेरिका डिवाइड हो गया था। क्या हुआ था, अमेरिका डिवाइड हो गया था, अमेरिका सामाजिक का विभाजन हो गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकतंत्र की सबसे अच्छा तरीका क्या है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या भैया बता दो। विविधता को समाहित करना, ठीक है, या विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, या समरूप समाज बनाने का प्रयास करना, या उपयुक्त में से सभी। तो लोकतंत्र का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। विविधता को समाहित करना, साथ में ये भी होगा कि विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना, और समरूप समाज बनाने का प्रयास करना। मतलब समाज ऐसा हो कि वहाँ ऊंच नीच या छोटे बड़े का ध्यान नहीं होना चाहिए, सबको समान दृष्टिकोण से देखा जाए, यही क्या होता है, एक अच्छा लोकतंत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है। माने ऐसा राज्य जिसमें अगर धर्मनिरपेक्ष की बातें की जाएगी तो क्या होगा, उसमें क्या होगा भैया कि धर्म का कोई स्थान नहीं होगा, ठीक है, या एक राष्ट्र एक धर्म में विकास होगा, या केवल बहुसंख्यक वर्ग को धर्म की मान्यता मिलेगी, या सभी धर्मों को समान समझना होगा, ठीक है। क्या होगा भैया, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होगा, तो कोई धर्म का कोई स्थान नहीं रहेगा, ठीक है। माने कोई भी धर्म होगा, छोटा या बड़ा होगा, उसका वैल्यू दी जाएगी। साथ में एक राष्ट्र में एक धर्म में विश्वास रहेगा, ठीक है, ये भी सही है। और केवल बहुसंख्यक वर्ग को धर्म की मान्यता मिलेगी, ये भी सही है। यानी कि सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी धर्मों को समान समझना हो जाएगा, ठीक है। कि जो भी छोटे बड़े यहाँ पे धर्म है उनको समान वैल्यू देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि जो भी छोटे बड़े धर्म है या जो भी छोटे बड़े नीच जाति है या उपजाति है, ठीक है, सभी को वैल्यू समान देना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करती है। संगठन के द्वारा, या एकजुटता के द्वारा, या नियंत्रण के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दबाव समूह सरकारी नीतियाँ किस तरीके से प्रभावित करती है, एकजुटता के माध्यम से, यूनिटी के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो एक बार प्यार से वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती है। लोकतंत्र की जो जड़ें होती है किस माध्यम से मजबूत होगी, परस्पर सामंजस्य के द्वारा, जन विरोधी गतिविधियों के द्वारा, जन आंदोलनों के द्वारा, या धरना प्रदर्शन के द्वारा। जल्दी जल्दी बता दो किस माध्यम से होगा भैया मजबूत। लोकतंत्र आपका कैसे मजबूत होगा, जन आंदोलनों के द्वारा। जो लोग आपस में आंदोलन करेंगे किसी भी बात के लिए, किसी भी समस्या का समाधान खोजेंगे, तो क्या होगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन तैयार करता है भैया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या यूएनडीपी, या विश्व बैंक, या संयुक्त राष्ट्र संघ।
प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, और ये 2022 के प्री बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया हमें ये बताओ कि कौन सा ऐसा संगठन है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करता है। ये कौन तक तैयार करता है? यूएनडीपी के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। माने ऐसा कौन सा क्षेत्रक है, ऐसा कौन सा एरिया है जो लोगों को सबसे ज़्यादा बिजनेस देता है या सबसे ज़्यादा जॉब देता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बता दो भैया कि इसका क्या हो जाएगा। सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्रक है वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के माध्यम से लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। और यहाँ तक प्यारे बच्चों मैं बात करूँ इंडिया की जो बात मैं करूँ, अगर इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में जो अगर 100% लोग रह रहे हैं तो 100% लोगों में 70% जो ऐसे लोग हैं जो इंडिया में मतलब प्राथमिक सेक्टर पे, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है। ठीक है, यानी कृषि वगैरह पे, ये खुद के बिजनेस पे या कुटीर उद्योग पे अपने आप को खड़ा किए हैं, स्टैंड किए हैं। ठीक है, यानी कि इंडिया के जो 70% आबादी है वो केवल कृषि पे डिपेंड है। ठीक है, बाकी 30% ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं या कोई अदर कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। अब बता दो क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? कौन नहीं करता है? वन्य जीव पशु विहार परिसीमन, ये डायरेक्ट भागीदारी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर अब क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ इसका क्या होगा। आप लोग कमेंट करना नहीं बोलेंगे और वीडियो को एक बार प्यार से महाकाल का नाम लेकर के शेयर कर देंगे। ठीक है, लाइक भी कर देंगे कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है भैया? पंजाब में है, गुजरात में है, कि उत्तराखंड में है, कि मध्य प्रदेश में है? कहाँ पे है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कहाँ पे है। यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कल के सुबह में जब आपका पेपर होगा, कल के सुबह में 3 बजे, कब बजे? 3 बजे आपका महा मैराथन लाइव आएगा। क्या? महा मैराथन लाइव वीडियो आएगी। आप सभी शेयर करने तैयार रहेंगे। ठीक है, सभी शेयर करने तैयार रहेंगे। 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक लगातार ना रुकेंगे ना थकेंगे, एकदम जब तक दौड़ेंगे तब तक भागेंगे तब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल या तिल? अब बताओ फलीदार फसल कौन सा भैया? ये हो जाएगा आपका दाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ये प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर हमेशा पूछा जाता है। रबी की फसल और खरीफ की फसल पूछा जाता है और दलहन की फसल भी पूछा जाता है। तो इस बात को ध्यान में जरूर रखना है। तो रबी की फसल क्या होगा? चना होगा कि चावल होगा कि मोटा अनाज होगा कि कपास हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो रबी की फसल क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन या जल परिवहन? माने ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मैंने वाहन के माध्यम से अगर जो भी हानियाँ हो रही है, देरी हो रही है, किस माध्यम से खत्म हो जाएगा? पाइपलाइन के माध्यम से खत्म हो जाएगा। इसमें बहुत ही काम स्पीड होता है, इसमें कोई मतलब कि खतरा नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1676 मिलीमीटर कि 1000 मिलीमीटर कि 762 मिलीमीटर कि 610 मिलीमीटर? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट में जरूर बताएंगे। बड़ी लाइन की जो चौड़ाई होती है बच्चों ये होती है 1676 मिलीमीटर होती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे बड़ा क्या पूछा गया? सबसे लंबा राष्ट्रीय यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है? ये हो जाएगा NH44। क्या आ जाएगा? नेशनल हाईवे 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? इंडिया में कुल कितने संघीय राज्य है ये बताना है। 27 है, 28 है, 29 है कि 30 है? अब बताइए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि इंडिया में कुल कितने संघीय राज्य हैं।
ठीक है, कितने हो जाएंगे भैया, ये हो जाएंगे 28, कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। 29 था लेकिन एक कम हो गया, ठीक है, तेलंगाना कटा हुआ था, बना हुआ था तो 29 हो गया था, लेकिन लद्दाख और कश्मीर आपस में ये मर्ज हो गया तो क्या हो गया, फिर से 28 हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हुई, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।